हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज सर्कुलर मोशन का अगला लेक्चर, पहले लेक्चर में सर्कुलर काइनेमेटिक्स देखा था जिसमें इंटरेस्टिंग कंटेंट लिया था हम लोगों ने। सर्कुलर मोशन कैसे होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, उनके रिलेशंस क्या होते हैं, उनके डायरेक्शंस कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे जेई और नीट दोनों के। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक लेके आए, सर्कुलर डायनेमिक्स। सर्कुलर डायनेमिक्स तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन का फोर्स से क्या रिश्ता है, फोर्स से क्या रिश्ता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्शन पढ़ा। तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो यहाँ पर भी फोर्स m इंटू ए है। ये ए क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला ए। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये ऐसे वॉल ऑफ डेथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस मोशन में इसका बाइक नीचे क्यों नहीं गिर जाता है ना। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध के ऐसा घुमा रहा हूँ तो स्ट्रिंग आगे क्यों खिसक नहीं जाता या नीचे क्यों नहीं गिर जाता, ऐसा सर्कल कैसे कर पाता है। या प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स कैसे घूम पाती है, या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम पाते हैं। इन सब का जवाब एक फोर्स है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग कारण से आ सकता है, लाने वाला कारण अलग हो सकता है, बट वो जो सर्कुलर मोशन कराता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल टर्म्स में बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब टेंशन स्ट्रिंग के साथ आप ऐसे स्ट्रिंग में ऐसे घुमा रहे हो, पत्थर को स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमा रहे हो, तो टेंशन फोर्स जो है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। ऐसे ही अगर प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के अराउंड, तो इनके बीच में क्या फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब प्रोटॉन्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऐसे ही रोड्स पे टर्न लेना, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैन प्ले ए रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग कारण से आती है, कारण कुछ भी हो उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पर हम लोग टर्निंग ऑन रोड्स देखेंगे विथ फ्रिक्शन, विथ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन, विथ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन। तो बैंकिंग क्या होता है, हाईवेज पे आपने देखा होगा ऐसा टर्न लेते हो, कुछ एलिवेटेड रोड्स होते हैं, एक साइड ज़्यादा होता है हाइट पे, एक लोअर हाइट्स पे होता है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ वॉल ऑफ डेथ। तो वॉल ऑफ डेथ आपने पीछे देखा हुआ है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है ना, एक सिलेंडर जैसा सिनेरियो है आपके पास, और यहां बंदा ऐसे एक हाइट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इसको और इजीली समझने के लिए हम पर्सन को रेस्ट पे ले आते और पूरे दीवार को घुमा देते। इधर पर्सन घूमे या दीवार घूमे, एक ही बात है ना। तो मैं पर्सन को यहाँ पर, एक पर्सन को रेस्ट पे रख रहा हूँ, लीनिंग एगेंस्ट द वॉल। ये दीवार पे ऐसे टेका देखे खड़ा हुआ है, मतलब रेस्ट ले रहा है, लीनिंग एगेंस्ट द वॉल। और ये जो सिलेंडर है इसको इस एक्सिस के अबाउट कुछ ओमेगा से घुमाया जा रहा है, कुछ एक्सिस के अबाउट कुछ ओमेगा से घुमाया जाए। तो इसको इतना तेज़ी से घुमाया जा रहा है कि अगर मैं इसकी नीचे की ज़मीन निकाल दूँ, फ्लोर निकाल दूँ, मतलब ये वाला जो फ्लोर है अगर इसको रिमूव कर दूँ तो भी बंदा नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इस क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में जो वॉल ऑफ डेथ पीछे डायग्राम देखा था आपने, इसमें आदमी घूम रहा है सिलेंडर रेस्ट पे। अब मैंने आदमी को रेस्ट पे ले लिया, सिलेंडर को घुमा दिया, तो सेम ही लॉजिक रहेगा दोनों केस के लिए। तो यहाँ पर आदमी इनडायरेक्टली सिलेंडर घूम रहा है, तो आदमी रेस्ट पे है, आदमी उसके साथ घूम ही रहा है ना। तो यहाँ पर इसका नीचे ना गिरने का कारण बताना है। तो ये जो आदमी पे ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही देखते, एक फोर्स आपको डेफिनेटली दिखनी चाहिए mg। तो mg जब ग्राउंड पे था तो नॉर्मल डायरेक्शन ग्राउंड से आ रहा था, पर ग्राउंड ही निकल गया तो ये नीचे नहीं गिर रहा है। इसको कौन हेल्प कर सकता है, फ्रिक्शन। इसको कौन हेल्प कर सकता है, फ्रिक्शन, बिकॉज ये दीवार से टच करके खड़ा है तो दीवार का फ्रिक्शन
चाहता है कि इन दोनों को साथ में रखे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे पीछे ऊपर नीचे इंक्लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फ्रिक्शन चाहता है दो चीज़ें साथ में रहे, दो चीज़ों के बीच में प्यार बना रहे। ये टॉपिक हमने अपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक्स में अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होगा कि दो चीज़ों को साथ में रखने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। फ्रिक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? आप दीवार को ऐसे धक्का दे रहे हो तो दीवार आपको ऐसे धक्का देगी, है ना। दीवार पे मैं ऐसा पुश करके खड़ा हूँ तो दीवार से रिएक्शन मेरे बॉडी से आपकी तरफ आएगी, है ना। तो रिएक्शन फोर्स ऐसे आएगी, नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन ही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपको इस सर्कुलर मोशन करा रही है, सर्कुलर मोशन करा रही है। तो मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूँ तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m इंटू ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी कभी एक नया तरीका सोचा जाता है सोचने का, अगर मैं इस पर्सन हूँ, मैं ही पर्सन हूँ, तो मेरे लिए एक्सेलरेशन 0 फील होनी चाहिए। फ्रेम में सूडो फोर्स लगाते थे, तो इस एक्सेलरेशन को उल्टा दे दो और उसी मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का उल्टा फोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो है सिर्फ सेंट्रीपिटल का सूडो है, पूरे सर्कुलर मोशन का सूडो नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक और फोर्स होती है टेंजेंशियल फोर्स, जिसका इफेक्टिव सूडो अलग डायरेक्शन में आ सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स मान सकते हो जो सूडो है सेंट्रीपिटल का। तो आप लिख लो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो है, ना कि पूरे सर्कुलर मोशन का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। एक्सेलरेशन को उल्टा लिखना है, एक्सेलरेशन किधर एक्चुअली रियल में अंदर है, आप उसको उल्टा लिखोगे बस mv²/r। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका mv²/r या m ओमेगा²r। हम लोग इंटरेस्टेड है ओमेगा में तो ओमेगा लिखेंगे, अगर वेलोसिटी में इंटरेस्टेड होते तो वेलोसिटी लिखते। अगर बाइक वाला वॉल वाला डेथ वाला सीन लिखते, बाइक को कितनी स्पीड से घुमाना पूछते तो वहाँ v लिखते। यहाँ पर मैं सिलेंडर को कितनी स्पीड से घुमाऊँ कि भाई ये गिर ना जाए, तो सिलेंडर की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। तो मैं ओमेगा में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए ओमेगा²/r लिख रहा हूँ। अगर मैं पर्सन की स्पीड में, बाइक की स्पीड में इंटरेस्टेड होता वॉल ऑफ डेथ में, तो बाइक की स्पीड के लिए आप लिखते v²/r। तो यहाँ पर m ओमेगा²r लिख सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हो ये फोर्सेस बैलेंस्ड है, ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। ओके, तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन को लिख सकते हो, ये मैक्सिमम मिनिमम ओमेगा, इससे कम ओमेगा होगा तो फ्रिक्शन mg को बैलेंस नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन मस्ट बैलेंस दिस वन। ओके, तो आप इक्वेशंस लिखो, n की वैल्यू आपको दिख रही है m ओमेगा²r और f मैक्सिमम जो होगा वो म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू इंटू एन किसको बैलेंस करना चाहिए? mg को बैलेंस करना चाहिए। तो म्यू इंटू m ओमेगा² मस्ट बी इक्वल टू mg। m और m कट जाएगा तो यहाँ से एक रिश्ता आ जाएगा आपको ओमेगा² का, g/μr। ओके, तो ओमेगा का रूल, मिनिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच ही कैन स्टे विदाउट फॉलिंग ऑन ग्राउंड विद द वॉल इन कॉन्टैक्ट, क्या होगा? √g/μr, √g/μr। ये ओमेगा मिनिमम होगा √g/μr। बट अगर मैं ऐसा पूछ लूँ पर ओमेगा में आपको दे दूँ कितना मिनिमम कोएफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए, तो म्यू को लिख सकते हो g/ओमेगा²r। और क्या पूछ सकते हैं? ओमेगा म्यू मिनिमम कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड पर्सन मस्ट बी इक्वल टू g/ओमेगा²r। कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, ओमेगा पूछेगा या मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछेगा, ऐसा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो आपको नीचे स्लाइड होने से बचाए, नीचे गिरने से बचाए, या कितनी स्पीड से घुमाओ कि नीचे आप नहीं गिरोगे। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओमेगा की वैल्यू √g/μr या म्यू की वैल्यू g/ओमेगा²r। फॉर्मूला से अच्छा आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दें, फोर्स बैलेंस कीजिए सच दैट सेंट्रीपिटल फोर्सेस और बाकी फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कीजिए।
सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, याद रखना। उसका सूडो ले सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो अपोजिट टू सेंटर हो जाएगा, है ना, अवे फ्रॉम सेंटर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक हमारा वॉल ऑफ डेथ्स। सेकेंड टॉपिक हम लोग लेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इस पॉइंट से हिंज कर देता हूँ, अब इस पेन को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये ऐसे जब घूम रहा है तो एक कोन जैसा शेप बना रहा है, कोन जैसा शेप बना रहा है, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो मैं इस एंड पे इसको हिंज कर देता हूँ, इस एंड पे इसको हिंज कर देते हैं आप, ओके, और यहाँ से ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ आप घुमा रहे हो, ऐसे सर्कुलर पाथ में इसको घुमा रहे हो। तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मान लो ऐसे घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इसकी अंदर की तरफ है, ओके। तो ये ऐसे घूमते वक्त एक कोन बना रहा है, ऐसे घूमते वक्त एक कोन, यहाँ से अंदर जा रहा है, इस तरफ से आपकी तरफ बाहर आ रहा है, तो ऐसे कोन बना रहा है ना। तो इसका लेंथ ही रेडियस हो जाएगा क्या, नहीं, ये लेंथ है, ये लेट अस से एंगल थीटा बना रहा है। तो इसके अंदर आपका फोर्सेस देखो तो mg फोर्स, इस पॉइंट पे डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बना हो तो टेंशन ऐसा है, mg फोर्स ऐसा है बेटा, टेंशन mg इस तरफ है, ये L है, तो ये जो लेंथ है वर्टिकल लेंथ वो हो जाएगा L cos थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वही रेडियस हो जाएगा L sin थीटा, वही रेडियस हो जाएगा L sin थीटा। अब देखो इसमें फोर्स बैलेंस आपको दिख गया, तो ये आपको यहाँ पर टेंशन का ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। T cos थीटा ऊपर की तरफ, T sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर आपको दिख रहा है इस फोर्स बैलेंस में, है ना। और सूडो लगा देते हैं तो आपको ये नेट फोर्स 0 दिखेगी, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वेयर r और m v स्क्वेयर बाई r, है ना। हम लोग लेटेस्ट से इस पीछे वाले में ओमेगा लिए थे, यहाँ पर v लेते हैं, v स्क्वेयर बाई r। तो ये आपके फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये फोर्सेस बैलेंस्ड है, इस डैश में नेट फोर्स 0 है, इस डैश में नेट फोर्स 0 है सूडो फ्रेम में। अगर ग्राउंड फ्रेम में देखते तो टी साइन थीटा m ओमेगा स्क्वायर के r के बराबर, m इंटू a के बराबर है, और सूडो फ्रेम में m ओमेगा स्क्वायर r टी साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो फोर्स बैलेंस लिखो वर्टिकल में, तो टी कॉस थीटा आपको दिखना चाहिए mg के बराबर, और वर्टिकल में लिखो, हॉरिजॉन्टल में लिखो तो टी साइन थीटा आपको दिखना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, है ना। यहाँ से टेंशन की वैल्यू पूछे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं। टेंशन निकालने के लिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो, तो टेंशन निकालने के लिए स्क्वायर करके ऐड करो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r होल स्क्वायर अंडर रूट। एक तरीका ये है, या इसी इक्वेशन में से टेंशन को t साइन थीटा और m ओमेगा स्क्वायर r को L साइन थीटा लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो टेंशन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L हो जाएगा, ये एक तरीका है। या यहाँ से टेंशन को mg बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हो, mg बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ये अलग अलग फॉर्मेट्स है। अब tan थीटा, ये एंगल कितना बनेगा, अगर गिवन स्पीड चाहिए, इस स्पीड के लिए एंगल कितना बनेगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो tan थीटा में टेंशन कट हो गया, साइन बाई कॉस लिया हमने, तो m ओमेगा स्क्वायर r बाई mg, तो m भी कट हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r बाई mg। तो बेटा m भी कट हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आपको दिखनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर r बाई g, या क्या एंगुलर स्पीड होगा ऐसा पूछ सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर r लिया, v स्क्वायर बाई r भी लिख सकते हो, v भी पूछ सकते हैं। तो ओमेगा के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टू g इंटू टेन थीटा बाई r अंडर रूट। और मैं इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखूँ तो v स्क्वायर बाई आर जी होता, v स्क्वायर बाई आर जी होता। तो v की वैल्यू क्या लिखते, आर जी टेन थीटा अंडर रूट। ये आर जी टेन थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगले टॉपिक में भी वापस आएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सर्कुलर मोशन ऑफ सर्कुलर पाथ में जब टर्न लेते हो, टर्निंग ऑन रोड्स में भी वापस ये आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा फॉर्मूला बहुत सारा काम में आएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मेट सही है, एक ओमेगा के टर्म में मैंने लिखा है, एक वी के टर्म में लिखा है। आपकी मर्जी किसके टर्म में पूछा जाए उसके टर्म में आंसर लिखिए, तो आंसर आ जाएगा आपका। सो
कोनिकल पेंडुलम, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हमने, एक है वॉल ऑफ डेथ, दूसरा है कोनिकल पेंडुलम। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रोड पे टर्न लेना, रोड पे टर्न लेना। उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग PYQs करने वाले हम लोग जो टिपिकल से थोड़े ऊपर है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, डोंट मिस आउट। आपकी पेन चालू रखिए, है ना, ये नोट करते जाइए, पॉज करके नोट कर सकते हो अगर आपने नोट करना कुछ बाकी रह गया हो तो। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टर्निंग ऑन लेवल रोड्स। लेवल रोड्स का मतलब क्या है? सीधा रोड है, जस्ट टर्न ले रहे हैं हम लोग, ऐसे 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 टर्न ले रहे हो, बस उसका रोड का एलिवेशन नहीं है, रोड टर्न ले रहा है, बस रोड टर्न ले रहा है ऐसे या ऐसे, बट उसका हाइट चेंज नहीं हो रहा है, दोनों एंड पे हाइट सेम है। तो ये लेवल रोड्स पे ऐसे ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये ऐसे टर्न लिया, बाद में ऐसे टर्न लिया, तो इस तरह टर्निंग लेते वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड से जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो क्या स्पीड पे जाना से ऑप्टिमम स्पीड क्या हो सकती है आपकी सेफ टर्निंग के लिए? सेफ टर्निंग के लिए ऑप्टिमम स्पीड क्या हो सकती है? तो यहाँ पर सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऐसे टर्न ले रहा है मान लेते हैं, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, ये आपकी कार है, तो आपका स्पीड इस तरफ है v। ओके, तो इस पॉइंट का सेंटर यहाँ पर कहीं पर होगा, ये आपका रेडियस है जिसके अबाउट आप ऐसे सर्कल कर रहे हो, ऐसे सर्कल कर रहे हो। एंड पॉइंट्स पे रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, इस एंड पे रेडियस थोड़ा छोटा होगा, इस एंड पे कुछ सेंटर पे कुछ रेडियस r मान लिया मैंने, सेंटर पे कुछ रेडियस r मान लिया। ये रेडियस इतना बड़ा होता है कि भाई इन दोनों डिफरेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो r इज़ द रेडियस ऑफ टर्निंग, ओके, r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप इस लेवल रोड का फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे आपका mg ऑलवेज नीचे लग रहा है ग्राउंड पे, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r बाहर लिख रहे। ये लाता कौन है? अगर ये फोर्स इस अंदर मतलब टर्न लेने के लिए फोर्स, अंदर वाली फोर्स जो होती है अलग अलग कारण से आती है, मैंने बताया था, ग्रेविटेशन से आ सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ सकती है, टेंशन से आ सकती है। तो यहाँ कौन ला रहा है? यहाँ ला रहा है व्हील्स का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आएगी, फ्रिक्शन फोर्स आपकी इस तरफ आएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चार डायरेक्शन, चार फोर्सेस आगे, mg और n वर्टिकल है, फ्रिक्शन टुवर्ड्स सेंटर और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स सेंटर है, और इस तरफ एक्चुअली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सूडो फ्रेम में कार के अंदर बैठ के देख रहे हो तो आपको एक सूडो फोर्स लिखना होगा बैलेंस करने के लिए, m ओमेगा स्क्वायर r आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस करते हैं, तो आपका n इक्वल टू mg आ गया और f इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओमेगा बिकॉज कार का रोटेशन v स्क्वायर में इंटरेस्टेड है, तो इसको मैं v स्क्वायर बाई r प्रीफर करूँगा यूज़ करना, है ना, रैदर दैन गोइंग फॉर ओमेगा वी विल गो फॉर v स्क्वायर बाई r। ओके, ये तो हमारा आ गया। बट f की वैल्यू बहुत, कोई भी वैल्यू हो सकती है f की एक लिमिट होती है ना, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो स्किड हो जाएगा कार। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आपका फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इंटू एन मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया तो स्पीड भी आपकी ऑप्टिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड यही हो सकती है। इससे ज़्यादा स्पीड पे जाओगे स्किड हो जाएगा, इससे कम जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन खुश है ना। फ्रिक्शन इतना ही फोर्स प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, इससे ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो स्किड हो जाएगी कार, है ना, कार खिसक जाएगी। तो mv स्क्वायर बाई r है, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो म्यू इंटू एम जी मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो बेटा m को मार दो तो v की वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये आपका ऑप्टिमम स्पीड होगा, इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा सकते। मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग ऑन लेवल रोड्स। ओके, लेवल रोड पे सिर्फ फ्रिक्शन ही आपको बचा सकता है, और फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट की वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी है। उससे ज़्यादा आप अगर स्पीड से जाओगे तो डेफिनेटली स्किड हो जाएगी कार। तो ये लिमिट पे लेवल रोड पे जा सकते हो। तो और स्पीड बढ़ानी हो तो फ्रिक्शन से अलावा कुछ और चीज़ों का हेल्प ले सकते हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन का हेल्प लेना। वो हेल्प लेने के लिए हमने रोड्स का थोड़ा सा एलिवेशन बढ़ा दिया,
मतलब एक साइड थोड़ा ऊपर कर देते, एक साइड थोड़ा नीचे, तो रोड पे कार आपकी ऐसे हो जाएगी। ऐसी कार थी, अभी टर्न ऐसे ही ले रहे थे तो नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर ही था, अभी आपने ऐसा टर्न लिया तो नॉर्मल डायरेक्शन थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा अगले स्लाइड में देखेंगे। पहले तो आप नोट कर लीजिए, सेफ स्पीड पर टर्निंग ऑन लेवल रोड इज म्यू आर जी, √μrg। ओके, तो ये बैंकिड रोड से, ये बैंकिड रोड से थोड़ा ज़्यादा ही बैंकिंग दिखा दिया इसमें, बट आपको दिख रहा है कि ये जो रोड्स के एंड्स है, दोनों एंड्स अलग अलग एलिवेशन पे है। तो अगर मैं इसको फ्री में दिखाऊं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ध्यान से देखना। ऐसे है रोड, ये एंगल पे एलिवेटेड है, तो अगर आपकी कार यहाँ लिखाई गई है, इसका मतलब ये पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स अलग अलग एंड्स पे है ना। तो इसका रेडियस अगर r मान रहे हो, इस सेंटर से रेडियस आपका r है, स्पीड आपकी इस तरफ है या इस तरफ है, आपकी तरफ होगी या आपसे अवे होगी, है ना। तो इसको बुक्स में सिर्फ इस इंक्लाइन प्लेन दिखा देते हैं, और इंक्लाइन प्लेन में आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसको पहले तो 3D में ऑब्जर्व करो, इस तरह सा है सिचुएशन। आपकी कार सीधी नहीं है, ऐसी है अभी थोड़ी, तो कार ऐसी है तो सीधी है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आता, कार ऐसा किया तो नॉर्मल रिएक्शन भी टिल्ट हो जाएगा, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन भी टिल्ट हो जाएगा अलॉन्ग द इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन टिल्ट हो जाएगा। रोड का परपेंडिकुलर आती है बिकॉज कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट पॉइंट आती है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करेंगे इस 3D वर्जन में। तो इसका 2D वर्जन जो कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह दिखता है ना। अब इसको पूरा ऐसे दबा दो रोड को, आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको सिर्फ कार जाती हुई दिखेगी, जाती हुई आती हुई दिखेगी। ये आपकी कार है, वो इधर आपकी तरफ आ रही है या बोर्ड के अंदर जा रही है ना। तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, उसका mg ऐसे होगा। ओके, ये दो फोर्स तो पक्का है। और कौन सी फोर्सेस हो सकती है इसमें, और कौन सी फोर्सेस हो सकती है। तो अब देखो इस नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो इसको समझने के लिए किस किस को एक्सिस मानना है। अगर मैं इसको फोर्स बैलेंस देखना चाहता हूँ तो मैं इंटरेस्टिंग आइडिया लेने के लिए, मतलब कौन से डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा वो समझने के लिए, मैं इसको अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर सरफेस को एक्सिस मान रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूँ, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूँ, दूसरे कलर से बनाते थोड़ा, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो ये भी थीटा है, तो ये n cos थीटा ऐसे हो जाएगा और n sin थीटा ऐसे हो जाएगा। ओके, n cos थीटा n sin थीटा ऐसे हो जाएंगे, ये पक्का है। ओके, और आपका m ओमेगा स्क्वायर r ऐसे होता है, m ओमेगा स्क्वायर r ऐसे होता है ना, और v स्क्वायर बाय r, इसको बाद में बनाते। एक फोर्स का कंपोनेंट mg sin थीटा इधर आता है, mg sin थीटा इधर आता है ना। तो आपका m ओमेगा स्क्वायर r ऑलवेज इस तरफ आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, m v स्क्वायर बाय r हॉरिजॉन्टल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अगर आप ऐसे बाउल में घूम रहे हो तो ये आपका रेडियस है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल देखो तो आउटवर्ड्स दिखेंगे, है ना। तो बेसिकली वो इंक्लाइंड नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लिखा मैंने, हमने इस दोनों एक्सिस को एक्सिस माना भी। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा m v स्क्वेयर बाई r cos थीटा। अगर m v स्क्वेयर बाई r cos थीटा mg sin थीटा से इक्वल है, केस 1 ले रहे, केस 1, इफ mg sin थीटा इक्वल टू m v स्क्वेयर बाई r cos थीटा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये स्लाइड होगा नहीं, नीचे की तरफ खिसकेगा क्या, नहीं खिसकेगा। ये तो खुश है अभी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर m कैंसिल कर दो, तो v की वैल्यू आपको दिखनी चाहिए rg tan थीटा, √rg tan थीटा।
तो इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट ही सफिशिएंट है। तो इस केस में फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिकॉज फ्रिक्शन कब आता, जब देयर इज़ ए इम्बैलेंस इन फोर्स और दोनों अलग होने की कोशिश करें तो फ्रिक्शन को पसंद नहीं आता। फ्रिक्शन चाहता है कि दो चीज़ें साथ में रहे, दोनों के बीच में प्यार बना रहे। तो अभी फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज इन दोनों में ऑलरेडी प्यार है। तो ये दोनों अलग होने की कोशिश कर ही नहीं रहे, इस स्पीड पे कर नहीं रहे। इससे ज़्यादा या कम करोगे तो अलग होने की कोशिश करेंगे। जब अलग होने की कोशिश करेंगे तब फ्रिक्शन आएगा और बोलेगा नहीं होने दूंगा, और बोलेगा मैं अलग होने नहीं दूंगा। तो वो कैसे काम करेगा देखते। तो फर्स्ट केस हमने देखा जिसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, फ्रिक्शन आया ही नहीं इसमें। सेकेंड केस हम देख रहे हैं, केस 2 देख रहे हैं। इफ mg sin theta is greater than mv square by r cos theta। तो ये डायग्राम में आप देखो, ये कार था आपका, इस तरफ mg sin theta था आपका, यहाँ पर आपका mv square by r था, यह आपका था mv square by r cos theta। बट mg sin theta ज़्यादा है तो नीचे आ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। अब जब नीचे जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है मतलब वो नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, तो फ्रिक्शन चाहेगा भाई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फ्रिक्शन किधर आएगा बेटा, फ्रिक्शन आएगा ऊपर की तरफ, अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन हो गया ऊपर। तो यहाँ पर फॉर सेफ टर्निंग क्या कंडीशन आ जाएगी, फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, अप द इंक्लाइन, फ्रिक्शन विल बी अप द इंक्लाइन। हियर F will be up the incline, up the incline। देखो फ्रिक्शन ऑलवेज अलोंग द सरफेस आता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अलोंग द सरफेस आता है, कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट पॉइंट फोर्स है, ओके। और नॉर्मल डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस आता है, तो नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है ऐसे, ओके। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। केस 3 हम ले रहे हैं, केस 3 देखिए, if mg sin theta is less than mv square by r, मतलब mv square by r cos theta, mv square by r cos theta। अगर ये कंपोनेंट से ये कंपोनेंट कम है तो ये कंपोनेंट ऊपर ज़्यादा है तो ये ऊपर खिसक जाएगा। ऊपर खिसकना भी फ्रिक्शन को पसंद नहीं है, नीचे खिसकना भी नहीं पसंद है, ऊपर खिसकना भी पसंद नहीं है। तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं ट्राई करूँगा आपको साथ में रखने की, तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो थर्ड केस में देखो डायग्राम में आपका mg sin थीटा इधर है जो सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर आपका mv स्क्वायर बाई आर है, इसका कंपोनेंट mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा है जो ज़्यादा है mg sin थीटा से। तो फ्रिक्शन आएगा इसी तरफ डाउन द इंक्लाइन। तो कंक्लूजन क्या है, यहाँ फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन आएगा, यहाँ फ्रिक्शन, हियर F फ्रिक्शन will be down the incline, down the incline। तो 3 कंक्लूजन है। अगर mv स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा mg sin थीटा के बराबर है तो फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा mg sin थीटा से कम है, मतलब mg sin थीटा की तरफ नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे ही अगर mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ज़्यादा है mg sin थीटा से तो ऊपर स्लाइड होने की टेंडेंसी है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा, अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। अब इसकी वैल्यूज़ क्या होगी वो समझने के लिए वापस एक्सिस चेंज करेंगे और उसको डिराइव करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड्स पे उसको डिराइव करते हैं हम लोग अभी इसको। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है, इसमें हम लोग एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले रहे हैं, ये एक्सिस को यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, ओके। इस एक्सिस को यूज़ करेंगे। तो केस 1 ले रहे हैं। अब देखो केस 1 जो है जिसमें mv स्क्वायर बाई आर का जो
एम जी साइन टीटा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस टीटा से ज़्यादा मान लेते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस टीटा से एम जी साइन टीटा ज़्यादा है। तो लेट अस से एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस टीटा इज लेस देन एम जी साइन टीटा। तो एम जी साइन टीटा बड़ा है, तो नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी दिखा रहा है। ये आपका एम जी साइन टीटा, आपका एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे आएगा, याद रखना हॉरिजॉन्टल आता है, तो ये आपका एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस टीटा हो जाएगा। ओके, हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है इस बार, बट इस डैश में एम जी साइन टीटा लग रहा है, तो इस डैश में एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है। इस डैश में फ्रिक्शन लगेगा जो एम वी स्क्वायर बाई आर को कंपोनेंट को हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो ये टीटा एंगल है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी वो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा एक्चुअल फोर्स जो है वही देखेंगे हम लोग। नॉर्मल डायरेक्शन इधर आएगा, आपका एक्चुअल फोर्स एम जी इधर आ रहा है, एक्चुअल फोर्स एम जी इधर आ रहा है। तो आप देखो एन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एन कॉस टीटा, ये टीटा एंगल बनेगा बिकॉज ये टीटा है तो ये भी टीटा आता है, बिकॉज ये भी टीटा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टीटा टीटा, तो एन कॉस टीटा इधर आएगा, एन साइन टीटा इधर आएगा, एन साइन टीटा इधर आएगा। ओके, एम जी साइन टीटा ना लिखो तो भी चलेगा, इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं आएगा। एफ के कंपोनेंट्स ले लो, एक्स में और वाई में, तो यहाँ पर आपका एफ का एफ कॉस टीटा आएगा, यहाँ पर आएगा एफ साइन टीटा। तो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ एक्स और वाई में, तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट लेफ्ट साइड आ रहा है, आपका एम वी यहाँ पर आ रहा है एफ कॉस टीटा अलॉन्ग द सरफेस, लिख लेते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं लिख दूँ एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, और अलॉन्ग द सरफेस एफ कॉस टीटा आएगा, और यहाँ से एफ साइन टीटा ऊपर आ रहा है, और एम जी नीचे आ रहा है, एम जी नीचे आ रहा है। इतनी फोर्सेस को बैलेंस करना है आपको, पहले एक्स के बैलेंस करो, बाद में वाई को बैलेंस करो, और इनको रेशियो लेने से आपको कुछ स्पीड की ऑप्टिमम वैल्यूज आएगी। देखो नीचे अभी एम जी साइन टीटा ज़्यादा है, तो आपको ऊपर बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना है, तो एफ की वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो एन कॉस टीटा एफ साइन टीटा ऊपर है, वो एम जी के बराबर है, तो आप लिख दो एन कॉस टीटा प्लस एफ साइन टीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। ये मैंने इक्वेशन 1 लिखा मान लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल बैलेंस में देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर एफ कॉस टीटा राइट साइड है और एन साइन टीटा लेफ्ट साइड है, तो एन साइन टीटा और एफ कॉस टीटा को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखूँ एन साइन टीटा माइनस एफ कॉस टीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मास वाले टर्म को एक तरफ लिखो, मास वाले टर्म्स को एक तरफ लिखे। तो अभी मैं चाहता हूँ v निकालना, तो मैं 2/1 करूँ तो मास कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा इस तरफ। तो इक्वेशन 2/1 कर दो, इक्वेशन 2/1 कर दो, तो राइट साइड में आपको वी स्क्वायर बाई आर जी दिखेगा, वी स्क्वायर बाई आर जी दिखेगा। लेफ्ट साइड में f की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम, f की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, f की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो आपको यहाँ पर म्यू इंटू एन सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, जब रेशियो लोगे तो n कैंसिल कर सकते हो। तो मैं n कैंसिल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यह वाला, ये साइन टीटा दिख रहा है, इसमें n कट गया, माइनस म्यू कॉस टीटा दिखेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा कॉस टीटा प्लस म्यू साइन टीटा, है ना, म्यू साइन टीटा। इसमें से मैं अगर टीटा से कॉस टीटा से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट, तो साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, तो टैन टीटा माइनस म्यू इंटू 1 बाई ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू टैन टीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो कम से कम इतनी स्पीड हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन मिला के एम जी साइन टीटा को बैलेंस कर पाए, तो मिनिमम स्पीड आएगी, यहाँ से मिनिमम स्पीड आएगी। तो वी मिनिमम कैन बी रिटन एज अंडर रूट आर जी इंटू टैन टीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू टैन टीटा
दिस इज़ द मिनिमम स्पीड एट विच यू शुड मेक ए टर्न टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज एम जी साइन थीटा इसमें डोमिनेट कर रहा है, एम जी साइन थीटा डोमिनेट कर रहा है। तो इससे कम स्पीड पे जाओगे तो आप नीचे फिसल जाओगे, इससे नीचे फिसल जाओगे। तो वी मिनिमम, इसको कैसे याद रख के, इतना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है तो आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला सिखाया होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला सीखा होगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan a माइनस बी की तरह सोचना है, tan a की जगह tan थीटा लिखना है और tan b की जगह म्यू लिखना है, tan b की जगह म्यू लिखना है। तो tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये tan a माइनस बी का फॉर्मेट है जिसमें v मिनिमम आएगा। दिस इज द मिनिमम स्पीड एट विच यू शुड मेक ए टर्न टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, स्लाइड होने से बचना हो तो इससे कम स्पीड पे जाना नहीं चाहिए, वरना आप स्किड हो जाओगे और गिर जाओगे नीचे की तरफ, है ना। दिस इज द मिनिमम स्पीड है। अब मैक्सिमम स्पीड क्या होगी वो देखना चाहते हैं हम, मैक्सिमम स्पीड भी देखना चाहेंगे। तो केस 2 ले रहे हैं, जब एम वी स्क्वेयर बाई आर कॉस थीटा ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा है, मतलब फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। तो इस केस में डायग्राम देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वापस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स डायरेक्ट सेम आ जाएंगे, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, इस पर कोई चेंज नहीं है, एम वी स्क्वेयर बाई आर में भी कोई चेंज नहीं है, बट फ्रिक्शन आ जाएगा अलॉन्ग द इंक्लाइन और आपका एम जी हो जाएगा नीचे, ये फोर्सेस हो जाएंगे आपकी। फ्रिक्शन अब डाउन द इंक्लाइन आएगा, हमने पहले डिस्कस किया था, फ्रिक्शन चाहेगा दोनों साथ में रहे, अगर एम वी स्क्वेयर बाई आर ज़्यादा है कॉस कॉम्पोनेंट तो ऊपर स्किड होगा तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, है ना। अब फोर्स बैलेंस करते हैं तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, फ्रिक्शन को एक्स और वाई में लाना पड़ेगा। फ्रिक्शन तो अलॉन्ग द इंक्लाइन है, हम कौन सा एक्सिस ले रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस ले रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस को इंटरेस्ट में है, तो इसको फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का आ जाएगा एफ साइन थीटा नीचे। तो हमारे कंपोनेंट सारे आ गए। हाँ, वर्टिकल बैलेंस और हॉरिजॉन्टल बैलेंस करना है आपको, वर्टिकल बैलेंस और हॉरिजॉन्टल बैलेंस करना है। तो वर्टिकल में दिख रहा है आपको एन कॉस थीटा और डाउनवर्ड में दिख रहा है एफ साइन थीटा एम जी। तो मास वाले टर्म को अलग रखो, बाकी टर्म को इस तरफ ले आओ, तो इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा। तो मैं एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिख दूँ, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, है ना। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, या एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, उसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड है, इन दोनों को ऐड करो, इस तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर लिखो, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 बार डिराइव करो तभी फॉर्मूला डेरिवेशन याद रहेगा, बट फॉर्मूला तो डेफिनेटली याद रखना है, 1-2 बार PYQ में आ चुका है। तो अभी एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एफ मैक्सिमम हो सकता है म्यू इंटू एन, है ना। तो अगर मैं मैक्सिमम स्पीड चाहता हूँ तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम यूज़ करूँगा, है ना। तो सब में मैं इक्वेशन 2/1 करूँगा, अगर 2/1 करूँगा तो राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा पहले की तरह, एन साइन थीटा, और ये एफ को म्यू इंटू एन कॉस थीटा, ऐसे ही एन कॉस थीटा म्यू इंटू एन साइन थीटा। तो म्यू को एन को कैंसिल कर देते, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसा लिख दिया। अब इसको कॉस थीटा से थ्रू आउट डिवाइड कर दो और आर जी को उस तरफ ले आओ और अंडर रूट ले लो, तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी, आर जी को उधर ले आया मैं, इसको इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा टैन थीटा म्यू इंटू 1 डिवाइड बाई कॉस बाई कॉस 1 हो गया, माइनस म्यू इंटू टैन थीटा। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे ज़्यादा स्पीड से आप अगर ट्रैवल करोगे तो आप स्पीड कितनी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करोगे आप ऊपर की तरफ खिसक जाओगे। पहले वाले केस में मिनिमम स्पीड बोली थी, अगर उससे कम स्पीड पे जाओगे तो नीचे खिसक जाओगे, और इससे ज़्यादा जाओगे तो ऊपर खिसक जाओगे। तो इस रेंज में आप कहीं पर भी चलो, फ्रिक्शन खुश है, और एक बीच में ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बराबर हो जाता है।
तो इसकी रेंज ऑफ स्पीड्स फॉर सेफ टर्निंग पूछी जा सकती है। तो रेंज क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम है, पीछे वाला आया तो लिमिट मिनिमम है, और आपका इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज, यहाँ लिख देते रेंज। तो मैं रेंज लिख रहा हूँ ऐसे, ओके, अंडर रूट आर जी, स्मॉलेस्ट स्पीड क्या होती, आपको याद है tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b लिखना है। तो tan a को tan थीटा लिखते हैं, मतलब tan थीटा, b को म्यू लिखते, tan b को म्यू लिखते बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा, ऐसा हो जाता है। अब मिनिमम मैक्सिमम में तो डिफरेंस इजीली दिख जाएगा। इसमें देखो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो ये रेशियो बड़ा आएगा तो मैक्सिमम आएगा। मिनिमम में क्या आएगा, इसमें ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पर अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। सो दिस इज द सेफ स्पीड की लिमिट्स, सेफ स्पीड की लिमिट्स जो है वही है। तो इस रेंज में अगर स्पीड आपकी है बैंकिंग में, बैंक रोड्स पे, अगर मान लो ये मैक्सिमम स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 से 80 आप कोई भी स्पीड पे चला रहे हो तो आप उस रोड पे सेफली टर्न ले सकते हो। 20 से कम चला रहे हो तो नीचे खिसक जाओगे, और स्लो फास्ट चलाओगे 80 से तो आप ऊपर खिसक जाओगे, है ना। तो इन दोनों चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो ये जनरली 100 के आसपास भी दे सकते हैं, 100-120 की स्पीड जा सकती है। तो बैंकिंग से डबल फायदा हो रहा है, हम फ्रिक्शन का भी यूज़ ले रहे, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट का भी यूज़ ले रहे टू गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स वाई बैंक रोड पे ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेवल रोड। लेवल रोड पे टर्न लेने में उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिल रही है। सो दैट इज़ द एडवांटेज हियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। नाउ विल गो टू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ओके, हमने डायनेमिक मोशंस के बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, अब इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बैंक रोड्स हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस पढ़ते। फर्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, AI-EEE 2012 में आया हुआ है। 2 cars M1 M2 आर मूविंग इन रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली, स्पीड्स आर सच दैट कंप्लीट द सर्कल्स इन सेम टाइम। दोनों सेम टाइम में सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, किसी का रेडियस R1 है, किसी का रेडियस R2 है। अगर दोनों सेम टाइम में चक्कर काट रहे हैं इसका मतलब दोनों ने सेम एंगल कवर किया सेम टाइम में, है ना। मान लो ये यहाँ पर था और यहाँ पर था, 10 मिनट के बाद ये यहाँ पर होगा तो ये भी यहीं पे होना चाहिए, तभी तो दोनों सेम टाइम में चक्कर काट पाते हैं। मतलब दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है। तो आपको क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो AC1 to AC2 पूछा गया। तो M1 ओमेगा 1 स्क्वेयर इंटू R1 इंटू M2 ओमेगा 2 स्क्वेयर R2। तो क्या मास M1 M2 है, अलग अलग है, यस। क्या ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है क्या अलग है, सेम है। तो इसको तो उड़ा दो, तो ये आपका M1 R1 इस टू M2 R2 हो जाएगा। मास अलग है, रेडियस अलग है, तो आप इस तरह लिख सकते हो M1 R1 इस टू M2 R2, M1 R1 इस टू M2 R2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, सेम टाइम में सेम एंगल कवर कर रहा है ऐसा बोला गया, मतलब दोनों सेम टाइम में चक्कर काट रहे हैं। तो कोई छोटा चक्कर काट रहा है, कोई बड़ा चक्कर काट रहा है, दोनों की स्पीड अलग है, दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, दोनों का V1 V2 अलग अलग है, बिकॉज इसको बड़ा चक्कर काटना है तो ज़्यादा स्पीड होगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड ऑफ ऑर्बिट रेडियस r इन ए सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ r, देन पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो देखो ये बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्स मतलब mv² बाई r, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r पावर n, या इसको मैं k बाई r पावर n लिख सकता हूँ, mv² को बाई r। यहाँ से v को क्या लिख सकते हो, 2 पाई r बाई t। तो मैं इसको m 4 पाई स्क्वेयर r स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर इंटू r k r पावर n। तो यहाँ पर r पावर 1 कट जाएगा, तो मैं टी स्क्वेयर को उधर ले आऊँ तो बाकी सब कांस्टेंट है, m 4 पाई स्क्वेयर k, ये सब कांस्टेंट है, इसमें इंटरेस्ट हमको नहीं है। r के पावर n और n1, r पावर n+1 हो गया, तो टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू r पावर n+1। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r पावर n+1 डिवाइड बाई 2, पावर रूट ले लेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगा वहाँ पर।
तो ऐसा ऑप्शन मेरा 4th ऑप्शन से मैच हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेगा। इस तरह के टॉपिक्स बहुत सारे चैप्टर्स में आते रहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को किसी और टॉपिक से रिलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर फोर्स का कुछ रिलेशन दे दिया, 1/r⁴n से रिलेटेड ऐसा बोल दिया, तो इससे टाइम पीरियड का क्या रिश्ता होगा हमने निकाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है पेन की तरह, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहे हो आप, है ना। तो देखो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होती है, बिकॉज v = ω/r। अब वो घूम रहा है, सब सेम एंगल से घूम रहे हैं, तो सबकी ओमेगा सेम है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, 2 कार्स अलग अलग रेडियस पे घूम रही, बट सबका डिस्टेंस अलग अलग है, तो सबका स्पीड अलग अलग है। तो पूछ रहा है कि टेंशन एट ए पॉइंट, टेंशन का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, टेंशन का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उसका ग्राफ प्लॉट करने को बोल रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लगेंगे, इंटीग्रेशन के भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा रॉड मैंने मान लिया जिसका लेंथ L है, ओके। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने dx का, इसका मास, टोटल मास m है, तो लैम्बडा को लिख सकते हो मास अपॉन लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी आपका m/l है। तो आप चाहते हो इस छोटे से मास dx का मास लिखना, dm हो जाएगा लैम्बडा इंटू dx, दैट इज m/l dx। तो इस पोर्शन में आप अगर इस रॉड को ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा से, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी ω/x होगा। वेलोसिटी कितना होगा? ω/x होगा, है ना। तो m⍵² लिख सकते हो या mv²/r लिख सकते हो। तो यहाँ पर टेंशन, छोटा सा टेंशन dt एट दिस इंस्टेंट फॉर द स्मॉल मास इज dm v²/r, ऐसा लिख सकते हो। r क्या है? x, या dm आप लिख सकते हो dm ω²x लिख सकते हो, है ना। v²/x लिखो या ω²x लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट हुआ, पूरा टेंशन निकालना हो, बिकॉज ये इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम में ये छोटा सा मास जो है, इसको टेंशन ही तो अंदर खींच रहा है, तो टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स ला रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन ला रहा है? टेंशन, छोटा सा टेंशन dt। ऐसे छोटे छोटे dt's को ऐड करोगे तो टोटल टेंशन ऑफ द रॉड आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से t इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 से l इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो dm को लिख दो m/l dx। तो यहाँ पर m/l ω² कांस्टेंट बाहर निकाल दो, आपका x dx इंटीग्रेशन आ गया 0 से l, है ना। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, x²/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट आपकी 0 से l है, 0 से l या कोई भी डिस्टेंस से x से l, मतलब इस पॉइंट से l तक मान सकते हो। जनरल डिस्टेंस, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हो, टेंशन एट एनी पोजीशन x। तो x की मैं टेंशन, टोटल टेंशन नहीं निकाल रहा हूँ, एट जनरल पोजीशन tx, टेंशन एट पोजीशन x निकाल रहे हो। तो आप टेंशन एट एनी पॉइंट टू टोटल टेंशन, ओके। तो आप टेंशन x से लेके l तक, डिस्टेंस x से लेके l तक निकाल रहे हो, ऐसा मान रहे हैं ना। तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, l भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हो, तो टेंशन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ x कैन बी रिटन एज, यहाँ से m/l ω² तो कांस्टेंट है, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, /2 भी बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, l² - x² दिख रहा है, l² - x² दिख रहा है। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m⍵²/2l माइनस आ जाएगा x² के साथ, प्लस m⍵²/2l इंटू l², ऐसा आ जाएगा, है ना। l² में से l कट जाएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। आप ये देखो, ये -ax² + bx + 0 के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, और x² का कोफिशिएंट आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो इस पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है वो तो दोनों ही गलत है। पैराबोलास 2 दिख रहे हैं, उसमें से डाउनवर्ड पैराबोला चूज करना है, ये दोनों ही डाउनवर्ड पैराबोलास जैसा दिख रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन में x को 0 कर दो, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा m⍵²l, मतलब इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगी, और x को l कर दो, तो l² में से l कट जाएगा, -m⍵²l प्लस m⍵²l, तो एंड पॉइंट पे टेंशन 0 होगी। लिमिट्स, बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं इसको, एट x = 0
टेंशन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, माइनस एम, एक्स को जीरो करने से प्लस हो गया, ये जीरो हो गया तो ये बचा सिर्फ एम ओमेगा स्क्वायर एल बचा। और एट एक्स इक्वल टू आप देख सकते हो एल रखने से टेंशन की वैल्यू एल स्क्वायर बाई एल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल और ये प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो दोनों का सम जीरो आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू जीरो पे मैक्सिमम आना चाहिए और एल पे जीरो आना चाहिए। तो ये ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। ये गलत है, दोनों ही पैराबोला दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा पैराबोला चूज़ करना है वो बाउंड्री कंडीशन से हमने डिसाइड किया। बाउंड्री कंडीशन से हमने डिसाइड किया टेंशन मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे और यहाँ पर टेंशन होगा जीरो, एंड पॉइंट्स पे टेंशन जीरो होगा, एंड पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। अच्छा सा इंटीग्रेशन भी आपको रिवाइज हो गया इसके साथ, है ना। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लेना आप। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है कि ए स्मूथ वायर ऑफ 2 पायर लेंथ इज बेंट इन ए सर्कल। इसको 2 पायर को सर्कल में बेंड कर दिया आपने, ओके। केप्ट इन वर्टिकल प्लेन, ए बीड ऑफ मास कैन स्लाइड एट ए डिस्टेंस। तो ये सरकमफ्रेंस आपका 2 पायर है, रेडियस आर है आपका, है ना, और इस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हो। तो एक बीड जो है वो यहाँ पर स्टेबल है। बीड मतलब एक छोटा सा पेबल, छोटा सा पेबल, है ना, जैसे छोटे बच्चों की स्लेट्स में छोटे छोटे सर्कल्स पेबल्स होते हैं ना, उसको बीड बोलते हैं, है ना। या आपकी माला जो होती है, जो आपके मम्मी या दादा माला करते हैं ना, वो उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं, इसको बीड बोलते हैं। तो ऐसा कोई छोटा सा बीड जब इसको घूम रहा है वो यहाँ आके स्टेबल हो गया, यहाँ आके स्टेबल हो गया। तो वो जो डिस्टेंस है वो सेंटर से r/2 है, मतलब ये डिस्टेंस r/2 डिस्टेंस पे स्टेबल हो रहा है। मतलब ये जो सर्कल करने वाला है, इस बीड का जो सर्कल है वो रेडियस, उसका रेडियस कितना है, r/2 है। याद रखना इसका रेडियस r/2 है। तो आप ये देख सकते हो इसका रेडियस r/2 है, तो इसका ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। देन आप देख सकते हो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है। वो अगर यहाँ पर कांटेक्ट में है, इस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और इसका mg किधर लगेगा, नीचे। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैं ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं तो अगर यहाँ पर टीटा बन रहा है एंगल, तो यहाँ पर भी टीटा बनेगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा एरेज कर देता हूँ, ये r/2 वगैरह को, है ना। तो अभी देखते हैं, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये एंगल टीटा यहाँ बन रहा है, r/2 इधर भी दिखा सकते हैं हम लोग, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, कैसे, ये वाला, और एक कंपोनेंट एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस कर रहा है, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, और ये m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। m ओमेगा स्क्वायर आर होता है, सॉरी आर स्क्वायर बाई r/2 होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब r/2, आर मतलब आपका r/2, है ना, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप इसको बैलेंस करिए, आपको पूछा क्या गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई। तो n sin थीटा इस इक्वेशन से बैलेंस हो रहा है m ओमेगा स्क्वायर r मतलब r/2 और n cos थीटा मतलब mg। डिवाइड कर दो तो देखो आपको यहाँ से इक्वेशन में से ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो डिवाइड करने से tan थीटा आ गया, यहाँ से tan थीटा आ गया ओमेगा स्क्वायर r बाई 2g आ गया। बट प्रॉब्लम क्या, आंसर में थीटा के टर्म में नहीं दिया। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ऐसा दिख रहा है ना, ये रेडियस है, ये r/2 है, ये डिस्टेंस को x मान लेते, ये थीटा है ना। इसमें नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा लग रहा था, याद रखना, ओके। तो r/2 x, ओके, इसको भी स्मॉल r लिख लेते, कन्फ्यूज मत होना, ओके। तो r/2 x, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, r/2 बाई x, बट x की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2। x की वैल्यू कितनी है टेंजेंट से, हाँ, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी, मतलब 3r/4, 3√3r/2, √3r/2, है ना। 1 - 1/4, 3/4, √3 हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4, r/2 हो जाएगा बार। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई और इसकी वैल्यू भी पता आपको, है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, r/2 दैट इज ऑपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड दैट इज
√3r/2, तो r/2 कट गया तो 1/√3 बचा हुआ है, तो 1/√3 आता है 30 डिग्रीज पे, 1/√3 आता है 30 डिग्रीज पे। तो tan 30, तो tan थीटा इज मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू होगी आपकी 30 डिग्रीज, थीटा की वैल्यू होगी 30, तो tan 30 या tan थीटा ही चाहिए हमको 1/√3। आगे आपको ω²r/2g, तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू पूछी गई आपको ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू पूछी गई है, ना कि ओमेगा की, तो रूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2g/√3r, 2g/√3r, 2 × g / √3r, ऐसा ऑप्शन मेरा 3 से मैच हो रहा है। ओके, 2g/√3r या r√3 एक ही बात है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको फोर्स बैलेंस सर्कुलर मोशन का दिख रहा है। सर्कुलर मोशन आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ द लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k। अच्छा, एक पार्टिकल को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ओके, एक एंड को फिक्स कर दिया होगा आपने, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका नेचुरल लेंथ l है, नेचुरल लेंथ l है। द अदर एंड इज फिक्स्ड गिवन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब इसको आप ओमेगा से घुमा रहे हो ऐसे, इस एंड को पूरा, इस एंड से स्प्रिंग लगा दी, अब इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये भी ऐसे घूम रहा है ना। तो इसको ओमेगा से घुमा रहे हो आप, ओमेगा से घुमा रहे हो तो ये भी घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो एलोंगेट हो सकता है, बिकॉज स्प्रिंग में एक फोर्स आ जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये एलोंगेशन में लेंथ चेंज हो जाएगा, लेंथ एलोंगेशन या कंप्रेशन में लेंथ चेंज हो जाएगा, है ना। जब घुमा रहे हो तो स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाएगा, तो अभी नेचुरल लेंथ चेंज होकर कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर चेंज इन लेंथ पूछा होगा। देन लेट एक्स बी द चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लाएगा, kx, kx इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका चेंज इन लेंथ लाएगा, चेंज इन लेंथ लाएगा। तो kx आपका m⍵²r के बराबर होने वाला है इस क्वेश्चन में, ओके। तो द अदर एंड इज फिक्स, देन द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग इज, स्ट्रेच इन द स्प्रिंग इज, तो स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच आया, स्ट्रेच मतलब x कितना है पूछ रहा है, तो अब घूम रहा है तो kx इज द फोर्स इक्वल टू m⍵²r। अब r क्या है, r है l+x, l+x, स्ट्रेच हुआ बोल रहा है स्प्रिंग, तो k × x, ये स्प्रिंग अभी कैसा घूमेगा, घूमते वक्त थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाएगा, जिसको हम लोग x बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, है ना। तो एक्सटेंशन इज x, तो यहाँ पर m⍵² l+x लिख सकते हो। टोटल डिस्टेंस, रेडियस कितना हो गया, अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ ऑसिलेशन है, तो ये कितना हो गया, l+x हो गया। तो यहाँ से आपको ढूंढना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x ढूंढना है आपको, तो इसको डिवाइड कर देते हैं x से पहले, तो k × m⍵² l/x + 1 हो गया, है ना। k/ω² इधर ले आओ, इक्वल टू l+x 1, l/x की वैल्यू k/m⍵² -1, एलसीएम लो तो k - m⍵² आ जाएगा। ये आपको l/x आया, l/x आया, हमको x चाहिए, तो x/l कैन बी रिटन एज m⍵² k - m⍵²। तो x की वैल्यू l को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, l को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m⍵²l k - m⍵²। तो एक बढ़िया आंसर m⍵²l k - m⍵² ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर l⍵² k - m⍵², ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। ये आपको जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। एक अच्छा क्वेश्चन है जो सर्कुलर मोशन और स्प्रिंग फोर्स दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर मोशन कैन बी कनेक्टेड विद स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हर चैप्टर में थोड़ा सा जुड़ जाएगा। तो mv²/r या m⍵²r दोनों को ध्यान में रखिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर
सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्रिंग ऑफ मास सो एंड सो कनेक्टेड, बट इस पे बोल रहा है कि k इज ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वेयर। तो मैं पीछे वाला रिजल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, m ओमेगा स्क्वेयर l डिवाइड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ क्या बोला गया, ये बहुत बड़ा इससे, तो इसको इग्नोर कर सकते। अब क्वेश्चन में पूछा है द रिलेटिव चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ओवर द, चेंज इन लेंथ क्या है, x ओवर ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन जैसा पूछ रहा है, x बाई एल पूछ रहा है, तो ये m ओमेगा स्क्वेयर बाई k हो जाएगा। तो इतना ही पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट है, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट अलग शिफ्ट में आया होगा, बट क्वेश्चन सेम टू सेम है, देखा जाए तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेम कैलकुलेशन है। आंसर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वेयर ओवर k, बिकॉज इसमें बोला है कि k इज़ ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वेयर, k जो है m ओमेगा स्क्वेयर से बहुत बड़ा है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। तो k बड़ा है तो m ओमेगा स्क्वेयर को 1000 में से 1 को निकाल रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 1000 ही मान सकते हो, वैसी बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 m ओमेगा स्क्वेयर डिवाइड बाई k। एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक वायर है जो पैराबोला जैसा है ना, ये बीड ऑफ मास m स्टेस, अगेन ये बीड जो है यहाँ पर आके रुक जाता है अगर इस वायर को आप ओमेगा से घुमा रहे हो। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले बॉल में घुमाया था, सर्कुलर रिंग में घुमाया था, अब पैराबोला में घुमा रहे हो। उस पैराबोला का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, उसको यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4cx²। तो इस पॉइंट पे देखा जाए, तो इस डायग्राम का mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, है ना। तो आपको नीचे कौन खींच रहा है, mg sin थीटा खींच रहा है। इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, है ना। तो mg sin थीटा को नॉर्मल का कंपोनेंट बैलेंस तो नहीं कर सकता, या mg को कौन बैलेंस कर सकता है, नॉर्मल का कंपोनेंट बैलेंस कर सकता है ना। और इस तरफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा आपका, ये थीटा आ रहा है तो ये n cos थीटा आएगा, ये आपका mg है, ये आपका n sin थीटा आ रहा है, तो ये आपका m ओमेगा स्क्वेयर r आ रहा है ना, m ओमेगा स्क्वेयर r आ रहा है इस टाइम पे, है ना। तो ये डिस्टेंस आपका r मतलब यहाँ पर x डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, जनरल डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर m ओमेगा स्क्वेयर x आने वाला है। तो आप फोर्स बैलेंस करो, mg sin थीटा को भूल जाओ अभी। तो इस इंस्टेंट पे आपके फोर्सेस क्या हो जाएंगी, n sin थीटा आपका m ओमेगा स्क्वेयर x के बराबर है और n cos थीटा mg के बराबर है। तो डिवाइड करने से tan थीटा क्या आ गया आपका, ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स बाई जी आ गया। प्रॉब्लम क्या है, हमको tan थीटा नहीं पता, पर tan थीटा क्या होता है बेटा, स्लोप होता है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से स्लोप आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट tan थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करने से 8c इंटू एक्स आ जाएगा, 8c इंटू एक्स, है ना, 8c इंटू एक्स आ गया। इसको यहाँ प्लग कर दो, 8cx यहाँ प्लग करने से 8cx इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स बाई जी, एक्स और एक्स मर गया, ओमेगा की वैल्यू चाहिए आपको, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 8cg, 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2, 2 बार लिख सकते हो, तो 2 रूट 2 gc, ये हो जाएगा 2 रूट 2 gc, 2 रूट 2 gc। ऐसा ऑप्शन नंबर 1 से मैच होता हुआ दिख रहा है। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें सर्कुलर मोशन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आ रहा है। तो बीड को वहाँ बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, इसमें फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हुई है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको मिलेगा मॉड्यूल में जो PYQ में आ चुका है, जहाँ पर फ्रिक्शन बैलेंस करेगा रेदर देन नॉर्मल रिएक्शन। तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ डायग्राम दिखेगा आपको, बट वहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया होगा तो उसको भी यूज़ करना है आपको, है ना। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने लिया हुआ है यहाँ पर, जो बोल रहा है इंसेक्ट इज एट बॉटम ऑफ हेमिस्फीरिकल डिच। हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। अभी वो यहाँ पर इंसेक्ट कहाँ पर है, बॉटम पे है, बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर एट ए हाइट h फ्रॉम द बॉटम। तो सेम क्वेश्चन है, ये यहाँ से कुछ ऊपर चढ़ जाता है यहाँ तक, ओके। अब स्लिप होना चालू हो जाता है,
तो ये हाइट बॉटम से जो देखी गई है वो हाइट h है, ये बोला गया। इसका रेडियस r बोला गया है, हेमिस्फीयर का रेडियस r है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ओके, हेमिस्फीरिकल डिच, इट क्रॉल्स अप द डिच। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फोर्स बैलेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप जब यहाँ खड़े हो तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r माइनस h हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपका, है ना। तो नॉर्मल का कंपोनेंट्स नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन आ सकता है, और आपका mg sin थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, और आपका फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन आपको बैलेंस करा सकता है, फ्रिक्शन आपको बैलेंस करा सकते हैं स्लिप होने से। इस पर कोई सर्कुलर मोशन दिया नहीं है, तो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नहीं है, बस फोर्स बैलेंस का क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर स्लिप ना हो जाओ, उसके लिए क्या। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देख सकते हो, n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, है ना। तो आपको पूछा गया है, म्यू दे दिया आपको, म्यू की वैल्यू आपको 0.75 दी है, म्यू की वैल्यू 0.75। तो फोर्स बैलेंस, अब हमें देखो फोर्स क्या क्या लग रही है। mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, mg cos थीटा नीचे लग रहा है, रिएक्शन आपका ऊपर आएगा जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा का बराबर और f mg sin थीटा का बराबर करो, तो आप दो इक्वेशन लिखेंगे। तो f की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, क्योंकि अभी तक स्लिप नहीं हो रहा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे आया, तो f की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, f की वैल्यू म्यू इंटू n हो जाएगी। तो यहाँ पर n इक्वल टू mg cos थीटा और f इक्वल टू म्यू इंटू n दैट इक्वल टू mg sin थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू 2/1 f बाई n कर रहे, तो म्यू n बाई n कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, है ना। अब हम tan थीटा आ गया आपको, अब tan थीटा आ गया तो क्या r माइनस h आ जाएगा। हमको तो h में इंटरेस्ट है, हमको तो h में इंटरेस्ट है। इसमें पूछा कि हाइट क्या होगी, किस हाइट पे स्लिप होना चालू हो जाएगा। इसका रेडियस भी कुछ दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर। ये 1 मीटर है, तो अगर r माइनस h कैलकुलेट कर लोगे तो आपको डेफिनेटली r भी आ जाएगा। तो यहाँ पर r माइनस h आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो ये ट्राइंगल है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.75 आपको आ जाएगी। एक मिनट, mg sin थीटा देखो, यहाँ पर थीटा यहाँ मान रहे हो आप अगर, तो यहाँ पर ऐसे बैलेंस करो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ओके। तो ये mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, सही है ना। tan थीटा कितना आ गया 3/4 आ गया, 3/4 आ जाएगा 3/4 आ जाएगा आपका, tan थीटा 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप tan थीटा लगा गया तो आपको r चाहिए, सॉरी आपको r माइनस h चाहिए। तो ये पता है आपको, ये पता है, ये r है, इन दोनों को कौन रिलेट करता है sin थीटा। तो sin थीटा इज़ बेसिकली cos थीटा इज़ बेसिकली r माइनस h अपॉन r। cos थीटा कैसे निकालेंगे, अगर आपको sin थीटा पता, tan थीटा पता हो तो ट्राइंगल बना दो इसको। तो tan थीटा क्या है 3/4 है, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा 4/5 दिख रहा है, ये 4/5 है, इंटू 1 करो, तो 4/5 इक्वल टू r माइनस h बाई r। r की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ से r माइनस 4/5 आ जाएगी। r की वैल्यू 1 मीटर, 4/5 की वैल्यू 0.8, तो 1 माइनस 0.8 इज़ 0.2 मीटर्स। तो आपकी हाइट आ जाएगी 0.2 मीटर्स, 0.2 मीटर्स। तो 0.2 मीटर्स इज़ द हाइट एट विच द इंसेक्ट कैन गो अप। उसके बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 1। ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नहीं, बट हाँ सर्कुलर मोशन जैसा दिख रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए, सर्कुलर बॉल दिख रहा है इसलिए, है ना। तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस ही करना है, कोई सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है, ओमेगा या वी नहीं है इसके अंदर, है ना। सो दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। वी हैड ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस कवर्ड। जो इजी क्वेश्चन से मैं आपके लिए छोड़ दिए, बट टफ क्वेश्चंस जो आपको लग सकते थे, जो लगा कि बच्चों को जनरली टफ लगते, वो मैंने सारे कवर किए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।